हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसे उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या कहा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में उत्पत्ति ह्रास नियम का अध्ययन किया था। उत्पत्ति ह्रास नियम के परंपरागत दृष्टिकोण का उत्पत्ति ह्रास नियम की दो व्याख्या की गई है, एक परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार और एक आधुनिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वह कृषि के अलावा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। जैसे कि जो परंपरागत अर्थशास्त्रियों का मत था ना कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम से क्या आशय था कि उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों गिरते हुए होते हैं। तो जो पुराने अर्थशास्त्री हम बोले कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही लागू होता था, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार या आधुनिक व्याख्या के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम सभी क्षेत्रों में लागू होता है, चाहे उद्योग, भवन निर्माण, खनन, मछली पकड़ना इत्यादि। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति के 3 नियम न होकर केवल एक सार्वभौमिक नियम होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम। कि हमने जो उत्पादन के अभी तक 3 अलग अलग नियम पढ़े, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति ह्रास नियम को एक सार्वभौमिक नियम माना गया है आधुनिक मत के अनुसार। आधुनिक मत के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम ही क्रियाशील होता है उद्योग, कृषि, खनन सभी क्षेत्रों में। उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की ही एक प्रारंभिक अवस्था है। अंततः हम कहें कि एट द एंड किसी भी उद्योग हो, कृषि हो, खनन सभी में अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम अवश्य लागू होता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन की ये जो 3 नियम हैं, ये तीनों नियम अलग अलग न होकर उत्पत्ति ह्रास नियम की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। इसलिए जो ये आधुनिक व्याख्या की गई है इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो आप देखिए इसमें लिखा गया है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम या समता नियम इसकी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। अंततः तो उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होता है। नियम के अनुसार परिवर्तनशील नियम को हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को यदि हम परिभाषित करें, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये उत्पत्ति ह्रास नियम की ही आधुनिक व्याख्या है। इस नियम के अनुसार यदि उत्पत्ति के साधनों की कुछ इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो प्रारंभ में क्या होगा, सीमांत उत्पादन में वृद्धि होगी और कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ेगा। यानी ये कौन सी स्थिति हो गई, हमारे उत्पत्ति वृद्धि नियम वाली स्थिति हो गई। तथा औसत उत्पादन भी बढ़ता हुआ होता है। एक निश्चित बिंदु के पश्चात एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन में गिरावट प्रारंभ हो जाती है और जो टोटल प्रोडक्शन है वह घटती हुई दर से बढ़ता है। यानी अब सिंपल है, हमने तीनों नियम अलग अलग पढ़ चुके हैं हम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और ह्रास नियम। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये तीनों नियम अलग अलग न होकर एक ही नियम की 3 अवस्थाएं हैं। यानी ये कहा जाता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम की ही 3 अवस्थाएं हैं। अंत में तो अवश्य उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो गई। तो हम जब उत्पादन के किस साधन को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो उत्पत्ति वृद्धि नियम होती है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाती है उस अनुपात से अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर उत्पत्ति समता नियम की स्थिति आती है कि जिस अनुपात में उत्पादन में आपके साधनों में आप वृद्धि कर रहे हो समान वृद्धि होगी, और अंततः एट द एंड अवश्य उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। आपका सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन दोनों घटेगा और जो कुल उत्पादन है वह भी क्या होगा, घटती दर से बढ़ेगा। इसको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया गया है। देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए और अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो
एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी, यानी एट द एंड हमेशा क्या लागू होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसे एक सार्वभौमिक नियम कहा गया है। नियम की व्याख्या। अब ये नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के कारण उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर रहेंगे और परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। कुल उत्पादन कैसे निकालते हैं, उत्पत्ति के साधनों की परिवर्तनशील इकाइयों को आप स्थिर रखेंगे, परिवर्तनशील इकाइयों को स्थिर साधनों के साथ प्रयुक्त करने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। सीमांत उत्पादन का योग ही कुल उत्पादन कहलाता है। मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 1 यानी जब उत्पत्ति के एक साधन का प्रयोग किया गया था, प्लस मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 2 प्लस मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ 3। तो इस तरह जब हमें सभी मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है उसकी टोटल क्या कहलाती है, टोटल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1। मैंने उस दिन में बताया था सीमांत उत्पादन से क्या आशय होता है कि उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो n क्या हो गया, जैसे मेरे को दूसरी इकाई का पहली इकाई का वही रहेगा, दूसरी इकाई का सीमांत उत्पादन ज्ञात करना है, तो यहाँ n बराबर 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 यानी दूसरी इकाई के उत्पादन में से पहली इकाई के उत्पादन को घटा देंगे तो जो दूसरी इकाई का क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सीमांत उत्पादन। या इसका आपको एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। तो हमने जो टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा था और टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट पढ़ा था और ये मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों सेम है। सीमांत से ही आशय होता है कि हम किसी साधन की या एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे कुल उपभोग में जो वृद्धि हो रही थी या कुल उपयोगिता में, वो सीमांत उपयोगिता थी। हमारे यहाँ वर्ड है सीमांत उत्पादन। तो उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं सीमांत उत्पादन। औसत उत्पादन कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहाँ आपको एक टेबल दी गई है, देखिए श्रम की इकाइयाँ हैं, श्रम को परिवर्तनशील साधन माना गया है। टीपी यहाँ आपका टोटल प्रोडक्शन है, एपी औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन और एमपी है मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पादन। 12 श्रम की इकाइयाँ दी गई हैं, कुल उत्पादन है। औसत उत्पादन कैसे निकला, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अभी हमने देखा 4 डिवाइडेड बाय 1, 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का दोनों फॉर्मूले हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, तो 11 से 4 कितना चेंज हुआ, 7 डिवाइडेड बाय 2 से 1 कितना चेंज हुआ, 1। तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट का 4 का 4, 11 माइनस 4 7, 19 माइनस 11 8, 28 माइनस 19 9। तो ये आपने सीमांत उत्पादन ज्ञात कर लिया। अभी हमने अध्ययन किया कि उत्पत्ति ह्रास नियम की जो आधुनिक व्याख्या है उसमें हम उत्पत्ति के जो तीनों नियम हैं, वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम, तीनों की ये तीनों अलग अलग नियम न होकर एक ही नियम की 3 अवस्थाएं हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की ही ये 3 अवस्थाएं हैं। तो जो प्रथम अवस्था है वो क्या कहलाती है, आपका वृद्धि नियम। और जो द्वितीय अवस्था है, हम इसको यहाँ वृद्धि नियम नहीं बोलेंगे, हम वृद्धि नियम को यहाँ क्या बोलेंगे, ये प्रथम अवस्था है, वो समता नियम द्वितीय अवस्था है। और एट द एंड क्या लागू होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम। तो प्रथम अवस्था कब तक रहेगी, जब तक आप जिस बिंदु पे आपका एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आपकी सेकंड स्टेज कब तक रहेगी, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होगा। और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन आपका ऋणात्मक होने लग जाएगा, वो स्टेज कौन सी आ जाएगी, थर्ड स्टेज आ जाएगी। देखिए उपयुक्त तालिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि श्रम की इकाइयों में वृद्धि के साथ साथ जब हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करते हैं तो प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि होती है। अब 5वीं इकाई से लेकर 9वीं इकाई तक टोटल प्रोडक्शन हमेशा बढ़ेगा, पर घटती हुई दर से बढ़ रहा है। और 10वीं इकाई पर कुल उत्पादन उतना ही रहता है,
किंतु सीमांत उत्पादन आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और 11वीं इकाई से तो आपका जो सीमांत उत्पादन है वो क्या होने लग जाता है, ऋणात्मक होने लग जाता है। तो प्रथम अवस्था कौन सी होगी, प्रथम अवस्था में टीपी, एमपी, एपी तीनों बढ़ेंगे। टीपी प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ेगा, एमपी भी बढ़ता हुआ होगा, और यह अवस्था तब तक होगी जहां एपी अधिकतम हो या एपी बराबर एमपी हो। यानी फर्स्ट स्टेज कहाँ तक होगी, जहाँ तक आपका एपी अधिकतम होगा और एपी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एमपी। ये देखिए ये एपी इज इक्वल्स टू हमारा एमपी हो गया 5वीं इकाई तक, 7 इज इक्वल्स टू 7। तो 5वीं इकाई तक आपके है प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था, यह अवस्था में टीपी घटती दर से बढ़ता है, एपी एमपी दोनों में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का श्रेष्ठ उपयोग होने लगता है, कोई भी साधन अप्रयुक्त नहीं रहता। अब ये इकाई ये कब तक होगी, जहां एमपी तो शून्य हो जाएगा और टीपी क्या होगा, अधिकतम। यानी फर्स्ट स्टेज हमारी कब तक होगी, जब एपी और एमपी दोनों बराबर हो जाएंगे। सेकंड स्टेज जहां हमारा सेकंड स्टेज में एमपी शून्य और टीपी क्या हो, अधिकतम हो। और थर्ड स्टेज जब टीपी में भी गिरावट प्रारंभ हो जाती है और एमपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इस अवस्था में एपी लगातार घटती हुई होती है। यह अवस्था उस इकाई की होगी जहां एमपी ऋणात्मक, टीपी में गिरावट होती है। तो आधुनिक व्याख्या के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम की 3 अवस्थाएं होती है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था 5वीं इकाई तक है, जहां आपका एपी बराबर एमपी है। यहाँ पे आपका टीपी अधिकतम होता है और एमपी क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है, जिसमें टोटल प्रोडक्शन भी गिर रहा है, एवरेज प्रोडक्शन और सीमांत प्रोडक्शन ऋणात्मक है। अब ये आता है कि कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है। अगर हम तीनों अवस्थाओं में देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि पहली अवस्था टीपी, एमपी और एपी बढ़ने के कारण जो एक विवेकशील उत्पादक है वो उत्पादन रोकना नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रथम स्टेज में क्या हो रहा है, उसके तीनों कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। यदि वह ऐसा करता है कि उत्पादन रोक देता है तो ये माना जाएगा कि जो स्थिर साधन है उनका श्रेष्ठ उपयोग नहीं हो पाया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था। और थर्ड अवस्था में भी हम नहीं कर सकते उत्पादन, क्योंकि थर्ड अवस्था में क्या होगा, एमपी ऋणात्मक होने के कारण जो अतिरिक्त साधन है उनको हम पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसे आर्थिक मूर्खता, जो फर्स्ट स्टेज है उसे अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था, और जो थर्ड स्टेज है उसे कहा जाता है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस। तो जो एक विवेकशील उत्पादक होगा जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ अधिकतम करना और उत्पत्ति के साधनों को श्रेष्ठतम या अनुकूलतम प्रयोग करना, उसे द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहिए। इसे हम कहते हैं आर्थिक उत्पादन की अवस्था, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन। तो कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है, द्वितीय अवस्था श्रेष्ठ है। पहली अवस्था में उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसे द स्टेज ऑफ अनरैशनल प्रोडक्शन कहते हैं, और थर्ड स्टेज को स्टेज ऑफ इकोनॉमिक नॉनसेंस कहा जाता है। तो यदि उत्पादक विवेकशील है तो वह उत्पादन की द्वितीय अवस्था कौन सी है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओ एक्स पर श्रम और पूंजी की इकाइयों को लिया गया है, ओ वाई एक्स पर उत्पादन की इकाइयाँ हैं। ये टोटल प्रोडक्शन कर्व है, टोटल प्रोडक्शन कर्व आपका स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर थोड़ा सा जो समतन, और फिर हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये टोटल प्रोडक्शन कर्व इस तरह बनेगा। उसके बाद ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन कर्व है और ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है, क्योंकि ये ऋणात्मक है। अब आपको ये स्टेज 1 कहाँ तक होगी, स्टेज 2 कब से शुरू होगी, स्टेज 3। तो हमने देखा था कि स्टेज 2 में क्या था, एपी और एमपी दोनों बराबर थे। अभी यही अध्ययन किया था ना ऊपर की, स्टेज 2 कब से स्टार्ट होगी, या स्टेज फर्स्ट का एंड कब होगा, जहां एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होंगे। तो हमें अपने मन से नहीं ये लाइन बनानी है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 2 कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पे
एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व एक दूसरे को कट करेंगे। तो उपरोक्त रेखा चित्र में बी बिंदु पर एवरेज प्रोडक्शन कर्व, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये लाइन आपकी आ गई कि इस तक स्टेज फर्स्ट है, यहाँ से कौन सी स्टेज शुरू हो गई, स्टेज सेकंड। और स्टेज सेकंड का एंड कब होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य होता है। तो ये देखिए, ये मार्जिनल प्रोडक्शन ने जैसे ही OX लाइन को टच किया M बिंदु पर, तो इस बिंदु पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य है। तो यहाँ से हमारी कौन सी स्टेज शुरू हो गई, स्टेज थर्ड शुरू हो गई। तो स्टेज फर्स्ट जहाँ एंड हुई और स्टेज थर्ड जहाँ शुरू हुई, उसके बीच की अवस्था स्टेज सेकंड। आया समझ में। हमें कभी भी अपने अकॉर्डिंग लाइन नहीं खींचनी है। डायग्राम में जो हम तीनों अवस्थाएं बताएंगे, प्रथम अवस्था कहाँ अंत होगा, जहाँ AP और MP दोनों बराबर हैं, और थर्ड स्टेज कहाँ से शुरू होगी, जहाँ MP शून्य है। तो ये रेखा चित्र का स्पष्टीकरण था। हम आवश्यक नहीं है कि रेखा चित्र का जो स्पष्टीकरण है वो हम बुक की लैंग्वेज में लिखें। मैं आपसे पहले भी बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि हमें कभी भी इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स को रटना नहीं है, हम उनका एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिखेंगे। तो कि जैसे कि OX पर श्रम पूंजी की इकाइयाँ हैं, OYX पर उत्पादन की इकाइयाँ, फिर आप बताएंगे कि TP टोटल प्रोडक्शन कर्व है, AP एवरेज प्रोडक्शन कर्व है, MP मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है, और स्टेज 1 कहाँ तक होगी, जहाँ AP और MP बराबर हो जाएंगे। तो हम कि उपरोक्त रेखा चित्र में M बिंदु B बिंदु पर AP और MP काट रहे हैं। तो M बिंदु से जो शुरू हो रही है वो हमारी स्टेज 2 है, OM तक हमारी स्टेज 1 है, यहाँ से स्टेज 2 शुरू हो जाएगी, और स्टेज 3 जहाँ MP शून्य होता है और TP क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इस तरह से हम इस रेखा चित्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये अध्ययन किया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या। परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के 3 नियम थे, उत्पत्ति वृद्धि नियम, समता नियम और ह्रास नियम। लेकिन जो इसकी आधुनिक व्याख्या की गई है उसके अनुसार ये तीनों नियम अलग अलग न होकर एक ही नियम की 3 अवस्थाएं हैं। वो नियम कौन सा है, उत्पत्ति ह्रास नियम। यानी उत्पत्ति ह्रास नियम की ही ये तीनों अवस्थाएं हैं। प्रारंभ में जो प्रथम अवस्था होती है वो वृद्धि नियम को शो करती है, सेकंड अवस्था, और अंत में क्या लागू होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम को एक सार्वभौमिक नियम कहा गया है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।